सीमा जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने इतने हाई प्रोफाइल देश के केसेस लड़े हैं, सेंसिटिव केसेस, निर्भया का केस आसान केस नहीं था, कई साल लग गए, लेकिन जस्टिस आपने दिला करके ही आपने सांसें ली। पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस की एज अ वुमन लॉयर मैं बात करूं तो एक पावरफुल सिस्टम, एक स्टीरियोटाइप के साथ फाइट करना, फिर एक पावरफुल सिस्टम के साथ फाइट करना, वो कितना चैलेंजिंग था? देखिए स्मृति जी, निर्भया केस में लड़ाई जो मैं लड़ रही थी वो सिर्फ प्रोफेशनली नहीं लड़ रही थी, ये एक इमोशनल फाइट भी थी। और भले ही मैं इस केस को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में ये फाइट देश की 50% वुमेन की भी थी इनडायरेक्टली, और उन पुरुषों की भी लड़ाई थी जो एक्चुअल में अपने घर की बेटी को सेफ सिक्योर करना चाहते हैं। सभी की लड़ाई थी। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि एज ए फीमेल एडवोकेट बहुत मुश्किल है जुडिशरी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाना। अच्छा। और वो भी क्रिमिनल केस में जी, जहाँ पर एक क्रिमिनल से हम डरते हैं, मेल भी डरते हैं, सब भी डरते हैं, और वहाँ पर उनको हमें फ़ाइट करना, उनके सामने, उनके फ्रंट पर हमें फ़ाइट करनी। और सोसाइटी में हमारा कल्चर क्या है कि विमेन को हम अभी तक भी उसी विमेन को पसंद कर रहे हैं जो इनोसेंट है, जो सीधी है, भोली है, सच्ची है। क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएगी ना, गूंगा कर दिया है एक माइंडसेट ने। माइंडसेट ये है कि उसको सिंपल, सीधा, इनोसेंट होना चाहिए, और जब वो एक एडवोकेट है तो उसको फिर क्लेवर, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग फाइटर होना चाहिए। तो सोसाइटी हमें ऐसा बना रही है, और उस प्रोफेशन की डिमांड ये है। तो जब हम उस प्रोफेशन में उस सामने क्रिमिनल लॉयर के लिए खड़े हैं, सामने खड़े हैं जो डिफेंस कर रहा है 4 एक्यूज्ड का, जिन्होंने एक बेटी के साथ इतनी बर्बरता की, मीडिया का एक अलग प्रेशर है कि इतने साल हो गए, इस देश में कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं हो सकता है। और देश में ये पहली बार हो रहा था कि एक बार में 4 लोगों को डेथ पेनल्टी से जो उनको अवॉर्डेड किया गया है उसको एग्जीक्यूट किया जाना, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे ऊपर भी एक इमोशनल प्रेशर तो था, उनके पेरेंट्स को भी संभालना कि बेटी सीमा, मेरी बेटी तो चली गई है, अगर निर्भया को न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। बाई चांस मैं भी मीडिया में आ गई तो मेरे ऊपर एक अलग सा प्रेशर कि नहीं, एक ये भी था कि एज ए फीमेल लॉयर मुझे भी प्रूव करना है, इनको छोड़ना नहीं है। इमोशनल फाइट तो मैं कर ही रही थी, लेकिन प्रोफेशनली भी जो फीमेल आगे आने वाली हैं इस प्रोफेशन में एडवोकेट के रूप में, उनके लिए भी एक मिसाल बनना था। और स्मृति जी, जब ये केस डिसाइड हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये देश मुझे इतना अप्रिशिएट करेगा कि प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करेंगे। उस दिन मुझे लगा कि कोई भी पर्सन इस देश का, चाहे वो बेटा हो या बेटी भी हो, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तो ये सिस्टम को भी झुकना पड़ता है। जितनी फाइट मेरी मेरिट की थी, उतनी ही फाइट इस सिस्टम के साथ थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास करीब 1200 मर्सी पेटिशंस पेंडिंग थे। जब मैंने निर्भया केस में मर्सी उनके पास पहुंची कि ये जो 4 एक्यूज्ड हैं, इन्होंने मर्सी फाइल की कि उनको माफ़ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, तो अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वो मर्सी 12-12 साल से पेंडिंग है वहाँ पर। और हमारे केस में वो मर्सी पेटिशंस डिस्पोज्ड ऑफ की गई हैं विद इन अ वीक, क्योंकि एक प्रेशर भी था। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक्यूज तो मर्सी के लिए जा रहा है, लेकिन पैरेलली एज ए कंप्लेनेंट, एज ए विक्टिम मैं भी जा रही हूँ कि एटलीस्ट टाइम बाउंड की अगर बात हो रही है जस्टिस की, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्या है, इसको टाइमली डिसाइड किया जाए। तो ये इजी नहीं था हमारे लिए। 20 मार्च का वो दिन आया जब 4 को एग्जीक्यूट किया गया 1 मिनट के अंदर में, जो एज पर द प्रोसीजर, और इस देश ने सबने देखा। तो इजी नहीं था, लेकिन एक जो पॉजिटिव मैंने देखा साइन, वो ये था कि मैं इंदौर में एक जगह गई, एक लड़की 12th क्लास में थी, वो अपनी मदर के साथ आई। उनका कहना था कि मैम, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे अब एडवोकेट बनना है। मेरा मुखर्जी नगर में ऑफिस है, कम से कम एवरी मंथ 10 गर्ल्स इंटर्नशिप करके निकल रहे हैं, और जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। वो पैटर्न नहीं है कि जो जुडिशरी ये कह रही है कि नहीं, हमें हर हाल में क्रिमिनल को बचा लेना है। मैं उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं मानती हूँ। अगर निर्भया की भी बात करें स्मृति जी, तो सही मायने में अगर निर्भया जीवित होती
तो शायद हम उसको न्याय दिला पाते ना, वो बेटी आगे पढ़ती, कंट्रीब्यूट करती कंट्री में जो टैलेंटेड थी। हमने उन एक्यूज्ड को एग्जीक्यूट किया, फांसी की सजा दी जिन्होंने क्राइम किया था। निर्भया को क्या मिला? तो मैं हमेशा एक बात ये कहती हूँ कि हमें प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करना चाहिए कि हमारी बेटियाँ सेफ सिक्योर हों। और मेरे साथ अभी जितने भी गर्ल्स काम कर रहे हैं, सारी गर्ल्स इतने इंटेलिजेंट, सेंसिटिव होकर के, जैसे कि अभी तनु जी ने बताया कि एक फीमेल अपनी जगह बना ही लेती है। मुझे लगता है इनके लिए इजी नहीं रहा होगा कि रिज़ाइन करके और फिर से एक अपना स्पेस बनाना, क्योंकि बहुत सारी बेटियां को तो मौका ही नहीं मिलता घर से। यूपीएससी एस्पिरेंट, मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, मैंने भी 7-8 इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें की, एक जगह सेलेक्ट भी हुई, ज्वाइन नहीं किया। और जब ये डिसाइड किया कि मुझे एलएलबी करनी है, मेरा जो गांव है बहुत छोटा सा गांव, मेरे गांव की मैं पहली लड़की हूँ जिसको 8th क्लास के बाद 9th में पढ़ने की परमिशन थी। उसके लिए भी मुझे 3 दिन स्ट्राइक करनी पड़ी, हंगर स्ट्राइक की, नहीं मुझे पढ़ना है, क्योंकि गांव के अगर लड़के पढ़ने जा रहे तो बेटी क्यों नहीं पढ़ने जाएगी। तो वहाँ से जब वो फाइट शुरू हुई और उसका एंड मुझे लगता है सिर्फ निर्भया केस नहीं था, अभी श्रद्धा विकास वालकर जिस बिटिया के 35 टुकड़े कर दिए, वो केस में भी मैं कंप्लेनेंट साइड से हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सीमा ही नहीं, अगर सीमा जैसी स्प्रिट है तो ऐसी लाखों बेटियां खड़ी हो जाएं, और जो कि हर फील्ड में तो प्रूफ कर ही रही हैं, और इस फील्ड में भी हैं, वकालत में भी इंदिरा जयसिंह मैम है, बहुत सारी मैम है, रविका जैन मैम है, एक अंजना प्रकाश जी है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने प्रूफ किया है। लेकिन जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं है। इसीलिए कभी कभी आप देखोगे जब जजमेंट आता है और लॉ की इंटरप्रिटेशन होते हैं तो बड़ी डिफरेंट तरीके से होते हैं, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और एक जो सिस्टम बनाया आया है, उस सिस्टम में मुझे नहीं लगता कभी किसी फीमेल ने उसको बनाया है, चाहे वो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, किसी भी धर्म की बात करें, हमारा पूरा मैकेनिज्म है, वर्ल्ड वाइड मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ, कहीं पर किसी फीमेल ने नहीं उसको बनाया। लेकिन आज के टाइम में जब वो रिप्रेजेंट कर रही है, चीज़ों को फ्रंट पर आ रही है, तो उसमें उसको एटलीस्ट मॉडिफाई करने का राइट दिया जाए, जिससे वो अपने को डिफ़ाइन कर सके और इस सोसाइटी में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको डिफ़ाइन कर सके नए तरीके से। तो ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर्डल्स शुरू में आते हैं, लेकिन बाद में सारी चीज़ें धीरे धीरे ही चेंज आता है, और वो पॉजिटिवली चेंज दिख रहा है सोसाइटी में। सीमा जी, आपके ओपिनियन में अगर मैं पूछूं ट्रू फेमिनिज्म एक लीगल सिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ वो, इक्वल आउटकम्स वो, और कैसे ये इंश्योर किया जाए कि समाज का जो एक वल्नरेबल महिला है उस तक न्याय पहुँचे? स्मृति जी, ये आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी तो डेफिनेटली वो आउटकम देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमने जुडिशरी में वो स्पेस ही नहीं उसको दिया कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। टाइम टू टाइम बहुत सारे सर्वेस आते हैं रहते हैं। अगर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, उत्तर प्रदेश में इटावा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मैं वहाँ देखती हूँ, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में होती हूँ और उस जगह के बारे में सोचती हूँ, तो इतना ज़्यादा अंतर है क्योंकि हर बेटी इटावा से दिल्ली नहीं आ सकती। पूरे भारत की जो बेटियाँ साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट हर जगह है, वो आकर के दिल्ली में नहीं काम कर सकती। लेकिन उस प्लेस पर भी उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले, ये भी हमें इंश्योर करना होगा जुडिशरी में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी भी, जो मैंने नोटिस किया है, किसी भी फील्ड में जो विमेन डेफिनेटली जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया, उनको हम अवॉर्डेड कर रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल की रियलिटी को अभी भी हम फ्रंट पर नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो भी देश का हिस्सा है। वो अभी भी अनटचेबल हैं उन चीज़ों से जो कि उनका राइट है। तो हम उनको एम्पावर्ड तो तब कर पाएंगे, या वो एम्पावर्ड तब हो पाएंगी, एटलीस्ट उनको हम वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं। अगर लॉ के फील्ड की बात करें, अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में ये माइंडसेट है कि लड़की को टीचर बना दीजिए आप, ठीक है, या उसको कोई ऐसा डिग्री डिप्लोमा करवा दीजिए, उसको सिलाई सिखा दीजिए। मैं इन चीज़ों को भी, इस वर्क को भी छोटा नहीं मानती हूँ,
लेकिन अगर Stereotype है, एग्जैक्टली mindset है। माइंडसेट है, क्योंकि मेल के लिए सारे फील्ड खुले हुए हैं, तो फिर फीमेल के लिए क्यों नहीं। एक मूवी आई थी जिसमें शायद मैं नाम मिस कर रही हूँ, जिसमें वो फर्स्ट इंडिया की फाइटर विमेन बनती हैं, शायद किसी को याद हो अपने ग्रुप में। तो वो कहती हैं कि देखिए, जब उनको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वो फर्स्ट विमेन थी, ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं, तो लोग जब अंडर एस्टिमेट करें तो वो कह रही हैं कि देखिए सर, मुझे प्लेन को उठाना नहीं है कंधों पे, हमें उड़ाना है। तो हम फिजिकल स्ट्रेंथ से फीमेल को क्यों कंपेयर करने लगते हैं जब विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है। वो इक्वली टैलेंटेड है, लेकिन अभी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है उसके पास। अगर एक फैमिली में भी रूरल एरियाज़ की बात करें, अगर बेटा बेटी में दोनों को पढ़ाने का डिसीजन लेना है और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है पेरेंट्स के पास, तो डेफिनेटली वो बेटे को चूज करेंगे। और जब लॉ के फील्ड की बात आती है, इस फील्ड में तो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि बेटियों को सभी इनोसेंट रूप में देखना चाहते हैं। वो हम तब उसको अप्रिशिएट करते हैं ना जब वो कुछ प्रूव कर देती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम कितना देखते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हमारी बेटियों ने जीता तो हमने उनको कितना ज़्यादा प्रमोट सेलिब्रेट किया। तो सेलिब्रेशन तक वो मुझे लगता है हर घर की बेटी पहुंच सकती है अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर हम फील्ड की बात करें, बहुत सारे, मैं यहाँ नोएडा से जब जाऊँगी मुखर्जी नगर में देखती हूँ इतने सारे ग्राउंड्स हैं, उसमें देखेंगे ज़्यादातर 99% ग्राउंड्स में हमारे बेटे क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब खेल रहे होते हैं। बेटियां कहाँ हैं? क्योंकि उनके पास ना तो वो माहौल है, ना वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब ओलंपिक की बात आती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में वो अपने आप को बेटों से भी ज़्यादा प्रूफ कर रही है। तो माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और एक क्रिमिनल लॉयर, एक सिविल लॉयर या एक कॉरपोरेट लॉयर, वो इंटेलिजेंट एक बेटी जो इक्वली लॉजिकल है, इक्वली टैलेंटेड है, वो वहाँ फाइट करी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लॉयर है तो वो घर में आकर भी फाइट करेगी। और मैंने जो फील किया है कि जितना भी फीमेल लॉयर हैं या मेल, अगर आप रेशियो उठा करके देखें तो तलाक के केसेस उनके बहुत कम होंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब इतना अच्छा चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर हम क्यों उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं? क्यों एक स्टीरियोटाइप हमने माहौल क्रिएट किया हुआ है? और दूसरी बात, अभी स्मृति जी आपने बोली कि सदियों लग गए कि बेटियों को हमने सप्रेस किया, बहुत सारी चीज़ें। तो इंडिया में भी जो मैं आजकल देख रही हूँ, मैं पर्सनली, बहुत लोग डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड, इससे बेटर कोई भी इकाई, एक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। इसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। हम एम्पावरमेंट की अपनी डेफिनेशन को कहीं उस डायरेक्शन में ना ले जाएं कि अमेरिका जैसी कंट्री में लोग आज वहाँ पर जो है मानसिक बीमारी आपातकाल घोषित कर दी गई है। तो हमें बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। एक फीमेल जिसके पास जो घर चला रही है, जो जिसके ऊपर सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक मेल उसकी पार्टनर के बिना एक फैमिली इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन हम उनको रियलाइज़ नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए ईजिली अवेलेबल हैं। हम तब साइड होने की कोशिश कर रहे हैं जब वो लिमिट क्रॉस हो रही है। ये हम तलाक के मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, मेंटेनेंस या क्रूरलिटी के जो भी केसेस हैं उसमें देख रहे। टॉलरेंस पावर उसके अंदर है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि अगर फीमेल विद्रोह करके आ गई तो सच में पूरा इंस्टीट्यूशन ही हिल जाएगा, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल चीज़ें हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों, रिलीजियस हों या फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन। क्योंकि ये जब अवेयर हो रही है तो दूसरे साइड नैरेटिव चल रहा है कि इनको राइट मिल गए हैं तो ये उसका मिसयूज कर रहे हैं। नो, वो मिसयूज नहीं कर रही है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप नहीं की है कि आप कैसे टैकल करेंगे एक एम्पावर्ड विमेन को। अगर वो लीडर के रूप में आपके ऑफिस में है तो मुझे लगता है अभी भी उसको ये प्रूव करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि मेरी लीडरशिप को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को, मेरी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। मेल, मुझे लगता है कि वो जो मेल माइंडसेट है ना, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहती कि वही ऑब्वियसली सब डिफर भी करेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन हाँ, अभी भी एक काफ़ी हद तक एक मेल माइंडसेट ऐसा है जो कि वो
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो देखना भी नहीं चाहते हैं। अभी अगर उनका कोई बॉस, मेल बॉस उनको कोई कमांड दे तो वो बहुत इजीली हंसते हंसते अच्छे से हाँ, जी सर जी सर। लेकिन वही अगर एक लीडरशिप में एक महिला बैठी हो, वो अपना ओपिनियन दे या वो कहे कि नहीं मेरा विजन ये है, भले ही वो उससे बहुत बेटर वो विजन हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में अरे ऐसा कैसे होगा, तो वो विद्रोह की भावना एक पुरुष में कहीं ना कहीं अभी है, उसको टैकल करने की ज़रूरत है। एक मेल अपने आप में ही वो कंप्लीट फील करता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या वो किसी भी पावर पोजीशन पे, क्योंकि जेंडर का सुपरमेसी उसके अंदर इनबिल्ट है सोसाइटी से। तो इसको हमें ब्रेक नहीं करना है, लेकिन फीमेल आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस हमें अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है, और वो तब हम दिखाएंगे, मुझे लगता है कि उनको वो लैकिंग महसूस होनी चाहिए।